नई दिल्ली, राजनीति विज्ञान विभाग, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज, जंगल भूषण, गोरखपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के चतुर्थ तकनीकी सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी, पूर्व एमेरिट्स राजनीति विज्ञान विभाग एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। हमारे बीच प्रतिवेदक के रूप में उपस्थित हैं सुश्री दीपिका त्रिपाठी जी। यहाँ पे सभी विद्वज्जन, शोध छात्र, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। हमारे बीच आज अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी, जिन्होंने MA राजनीति शास्त्र से 1976 ईस्वी में गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया था। 1977 से 80 तक आपने सिविल सेवा की तैयारी की तथा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 1982 ईस्वी में आपने PhD की उपाधि धारण की। 1984 से 2017 तक जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज, महाराजगंज में राजनीति शास्त्र विषय के एसोसिएट प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के रूप में आपने कार्य किया। 2018-19, 2019-20 2 वर्षों तक आपने UGC में भी कार्य किया है। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित है तथा 24 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन हो चुका है। आपके निर्देशन में 8 लोगों की PhD अवार्ड मिली है। जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज में गांधी अध्ययन केंद्र के निदेशक के रूप में आपने 5 वर्षों तक कार्य किया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड झांसी के राजनीति शास्त्र पाठ्यक्रम समिति के सदस्य के रूप में भी आपने कार्य किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राज्यपाल से आपको 10,000 नगद एवं प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है। 2020 से 2023 तक स्कॉलर रेसिडेंस परिषद के पद पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में आपने इस पद पर कार्य किया। यह महाविद्यालय परिवार आपको अपने बीच पाकर बहुत ही आह्लादित है। मैं अपने प्रतिवेदक से अब निवेदन करूंगी कि वो हमारे अध्यक्ष महोदय का स्मृति चिन्ह एवं महाविद्यालय की पुस्तकें भेंट कर उनका स्वागत करें। हमारे इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ तथा सह अध्यक्ष का भी आगमन नहीं हो पाया है, उनका कुछ ही क्षणों में हमें सानिध्य प्राप्त होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शोक पत्र वाचन, इसमें मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी श्रीमती दिव्या दुबे, जो रसायन विज्ञान विभाग, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज में सहायक आचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। थोड़ा पीछे करना जरूरी है, तो माउस में नहीं ले रहा है। अयम निजय बरो वेदी गणना लघु चेतसाम उदार चैतानम को वसुदेव कुटुंबकम। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थी और प्रिय विद्यार्थियों, मैं रसायन शास्त्र की शिक्षिका हूँ, लेकिन आज का विषय ऐसा है जो विज्ञान और कला दोनों से जुड़ा है। इस संगोष्ठी में मैं भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम पर चर्चा करूंगी, जिसका सब टॉपिक है वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है की अवधारणा को अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाए। वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ आध्यात्मिक या सांस्कृतिक सिद्धांत नहीं है, यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। 2019 समय कम है, इसलिए मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आती हूँ। 2019 से 2024 के भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम पर अगर प्रकाश डालें तो प्रमुख उपलब्धियों में 2019-2020 पड़ोसी पहले की नीति, भारत ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया है। 2020-21 वैक्सीन मैत्री अभियान, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने वसुधैव कुटुंबकम से प्रेरित होकर 100 से अधिक देशों को वैक्सीन और चिकित्सा प्रदान की। 2021-22 में COP26 सम्मेलन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 21 के बीच ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने 1 नवंबर 2021 को भारत का
पंचामृत दृष्टिकोण पेश किया, जिससे 2050 तक नेट जीरो कार्बन के उत्सर्जन का लक्ष्य शामिल है। 2022-23 में क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति के माध्यम से यह दिखाया गया कि हमारे देश केवल अपने सुरक्षा हेतु तक सीमित नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत जब वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है तो केवल सैन्य शक्ति नहीं बल्कि विचारों को शक्ति से दुनिया को प्रेरित करता है। 2022 और 23 रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से शुरू हुआ और इस दौरान भारत ने शांति की अपील करते हुए दिखाया कि वह अपने फैसले स्वयं ले सकता है। 2023-24 भारत ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान भारत ने वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, डिजिटल समावेशन पर चर्चा की। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर था। 2023-24 में बांग्लादेश में एक गंभीर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ जब प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संकट में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करते हुए बांग्लादेश को मानवीय सहायता दी। अगर भविष्य की विदेश नीति और चुनौतियों पर चर्चा करें तो आने वाले वर्षों में भारतीय विदेश नीति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से चीन के साथ बढ़ते तनाव, साइबर हमला और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए भारत को न केवल वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों का पालन करना होगा बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी अपनाना होगा। अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि समय कम है। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय विदेश नीति की एक सशक्त नींव है। जब तक हम इस विचारधारा को अपनाते रहेंगे, भारत में केवल वैश्विक मंच पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा बल्कि विश्व को एकजुट करने पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब मैं विद्यार्थियों के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। अंत में आज इस शोक पत्र के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगी कि आपको न केवल विज्ञान और कला के क्षेत्र में निपुण होना है बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी जागरूकता रखनी चाहिए। इसलिए अपने ज्ञान को सीमाओं से मत बांधिए क्योंकि आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय गुरु, जय भारत। धन्यवाद। शोध पत्र वाचन के अगले क्रम में अभिषेक त्रिपाठी जी। आज शोध पत्र का जो शीर्षक है वो राष्ट्र प्रथम की भारतीय विदेश नीति है। राष्ट्र प्रथम की भारतीय विदेश नीति पे अगर हम चर्चा करें या दृष्टि डालें तो राष्ट्र की संकल्पना को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भारतीय शास्त्रों में ही सबसे पहले राष्ट्र का वर्णन आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा, नदी सूत्रों में मिल जाएगा। लेकिन हमारी परंपरा क्या है, राष्ट्र प्रथम का जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे स्वबोध का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। क्योंकि जब तक हम आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, बाहरी रूप से हम मजबूत होने की जो संकल्पना है वो हमारे लिए हास्यास्पद है। आंतरिक रूप से मजबूती का जो कारण है या उसके पीछे का जो भाव है, राष्ट्र प्रथम के पीछे की संकल्पना को देखिए। अगर एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के बतौर मैं अपने आप को खड़ा करूं तो मैं अगर देखता हूं तो जैसे जो हमारी भारतीय परंपरा है या भारत की जो सरकार है या हमारी जो सरकारों की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार हम पढ़ते आए हैं कि अगर लोकतंत्र के बारे में एक सामान्य सी चर्चा की जाए तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा दिखाई देती है। सामान्यतः हम विद्यार्थियों को परिचित कराते हैं, लेकिन स्वबोध के कॉन्सेप्ट को जरा समझें कि क्या लोकतंत्रात्मक जो पक्ष है वो पाश्चात्य की देन है या भारतीय संस्कृति की देन है। तो निश्चित रूप से अगर हम भारत के अतीत में जाएं, भारतीय इतिहास के अतीत में जाएं तो हमें इसका पता चलेगा। क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम का वो श्लोक मुझे याद आता है जो कालिदास ने लिखा कि अविश्वमोयम लोकतंत्र से सर्वाधिकारा। ये उक्ति अपने आप में इस बात को साबित करती है कि जिस परिकल्पना को लेकर के कि हम दूसरे देशों से सीखते आ रहे हैं या बाहर से सीखते आ रहे हैं, हमें अपने शास्त्रों को, अपने विषयों को, अपनी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है और आत्मसात करने की आवश्यकता है, तब हम दूसरे को दे पाएंगे। निश्चित रूप से एक उदाहरण मैं 2019 के बाद का आपके सामने रख रहा हूं, जब क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमारा घर ही मजबूत ना हो तो निश्चित रूप से बाहर की मजबूती एक दिखावा मात्र हो जाएगी। जिस जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पिछली सरकारें
आज़ादी के बाद से ही इस पर एक साहसिक कदम उठाने से डर रही थी। 2019 के बाद या 2019 में एक ऐसा साहसिक फैसला जो निश्चित रूप से भारत को आंतरिक रूप से भी मजबूत कर रहा है और बाह्य रूप से भी मजबूत कर रहा है। विचार करने वाली बात यह है कि क्या यह भारत का आंतरिक मामला है या भारत के बाह्य मामले भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत के बाहरी मामले भी या बाहर के पक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसका परिणाम आपको एक मजबूत सशक्त सरकार के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर सरकारें मजबूत हैं, जनता जागरूक है, व्यवस्थाएं मजबूत हैं और हम अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक हैं, स्वबोध का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, तो निश्चित रूप से हमारी विदेश नीति, क्योंकि जब हम स्वयं से अपने आप को मजबूत मानेंगे तभी हम अपने आप को कहीं स्थापित कर पाएंगे, चाहे वो G20 की अध्यक्षता के रूप में हो, चाहे वो रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हो। ये साहस जो पैदा हुआ है कि रूस के राष्ट्रपति से मिलना और यूक्रेन में जाकर के मिलना, अफगानिस्तान के मैटर पे आके सहयोग करना, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर एक अपनी बात को सशक्त माध्यम से कह लेने का साहस तभी पैदा होता है जब हम स्वबोध के कॉन्सेप्ट से मजबूत हों और आंतरिक रूप से मजबूत हों। और भारत की परंपरा ये सिखाती रही है कि जब आंतरिक रूप से हमारी मजबूती रहेगी तो बाह्य रूप से मजबूती अपने आप हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति 2019 के बाद एक साहसिक विदेश नीति रही है, जिस निर्णयों पर पिछली सरकारें अपने आप को पीछे ढकेलती थी, उस ऐसे निर्णयों को 2019 के बाद लिया गया है। क्योंकि चाणक्य की उक्ति याद आती है कि चाणक्य ने कहा था कि जो राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा नहीं कर सकता, उस राष्ट्र का विश्व में कभी कोई सम्मान नहीं करेगा। तो सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है आपको दिखाई देगी। ऐसे चीजों पे संघर्ष होता रहा, अयोध्या जैसे मुद्दों पे संघर्ष होता रहा और उस ऐसे मुद्दे पर आकर के एक अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हुए दावे से अपनी सांस्कृतिक विरासत को एक स्थान देना निश्चित रूप से ये हमारी गृह नीति के साथ साथ हमारी वैदेशिक नीति की तरफ भी एक सशक्ति के साथ इशारा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोध छात्र अमित साहनी जी शोध पत्र वाचन के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा शोध शीर्षक है वर्तमान परिदृश्य में भारत की विदेश नीति आसियान देशों के संबंध में। यह शोध पत्र भारत और आसियान देशों के बीच बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंधों का गहन विश्लेषण करता है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंधों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत 12 सूत्रीय प्रस्ताव ने इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान किया। भारत और आसियान देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के भू राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही आर्थिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विभिन्न आयामों का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। भारत और आसियान गहरे और बहुआयामी संबंध बना रहे हैं। यह साझेदारी व्यापार, निवेश, संस्कृति, शिक्षा और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। आर्थिक रूप से आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला है। सांस्कृतिक रूप से भारत और आसियान के बीच सदियों पुराने संबंध हैं। बौद्ध धर्म, योग और आयुर्वेद जैसे भारतीय तत्वों ने आसियान देशों को काफी प्रभावित किया है। सुरक्षा के मामले में दोनों पक्ष हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं और सामुद्रिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और मानवीय सहायता जैसे मुद्दों पर सहयोग करते हैं। भारत और आसियान के बीच लोगों और माल की आवाजाही को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि व्यापार बाधाओं और क्षेत्रीय असमानताओं जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। दोनों पक्ष अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और आसियान के बीच संबंधों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि क्षेत्रीय असमानता और दक्षिण चीन सागर विवाद। फिर भी दोनों देशों के बीच सहयोग क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। यह शोध पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि भारत और आसियान के बीच संबंधों का भविष्य उज्ज्वल है। दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा ताकि इन संबंधों को और मजबूत किया जा सके और क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अब शोध पत्र वाचन के अगले क्रम में अजय प्रताप सिंह जी, शोध छात्र, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। पंचाशी मुख्य अतिथि महोदय, शोध छात्र, शोधार्थियों, छात्र छात्राओं, मेरा शोध का शीर्षक है भारतीय विदेश नीति का प्रथम पड़ोसी नीति से विस्तारित पड़ोसी नीति तक का विकास। प्रथम पड़ोसी नीति का प्राथमिक उद्देश्य विश्वास और सहयोग का पड़ोस बनाना, संघर्षों को कम करना, व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे साझा हितों पर सहयोग को अधिकतम करना है। प्रथम पड़ोसी नीति से विस्तृत पड़ोसी नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके महत्वपूर्ण कारकों में से एक चीन का एक क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उदय था। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी पहलों और पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ उसके गहरे होते संबंधों के माध्यम से प्रकट हुआ है, जिससे भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बढ़ी है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक भारत का आंतरिक आर्थिक परिवर्तन था। जैसे जैसे भारत के आर्थिक हित बढ़े, वैसे वैसे दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में इसके रणनीतिक हित भी बढ़े, जिससे विदेशी संबंधों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता हुई। पड़ोसी प्रथम नीति के विस्तारित पड़ोसी नीति में परिवर्तन के अन्य कारकों की बात की जाए तो यूएसए के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने भारत के लिए एक चुनौती और अवसर प्रदान किया। एशिया के प्रति अमेरिका का रणनीतिक पुनर्संतुलन, विशेष रूप से चीन के उदय का मुकाबला करने पर उसका ध्यान भारत की अपनी सुरक्षा चिंताओं के साथ संरेखित था। इससे भारत को अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे दक्षिण एशिया से परे विदेश नीति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक रणनीतिक समुद्रिक गलियारे के रूप में हिंद महासागर के बढ़ते महत्व ने भारत को व्यापक क्षेत्र के देशों के साथ अपने राजनयिक और सैन्य जुड़ावों का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। अगर हम विस्तारित पड़ोसी नीति के प्रभावों की बात करें तो इसने भारत के अपने निकटतम पड़ोस से परे क्षेत्रों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत किया। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका पर अपना ध्यान केंद्रित करके भारत ने अपने वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए बाजार खोले। साथ ही अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन और कच्चे माल को सुरक्षित किया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे पहलों ने आसियान देशों के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों को सुगम बनाया, जिससे व्यापार की मात्रा और निवेश में वृद्धि हुई। सुरक्षा के मोर्चे पर विस्तारित पड़ोसी नीति के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के देशों के साथ सुरक्षा संबंधों को गहरा करने भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और रक्षा सहयोग को मजबूत किया। जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ नौसेना अभ्यास, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा समझौतों क्षेत्रीय खतरों, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुकाबला करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके अलावा आसियान और क्वाड जैसे क्षेत्रीय मंचों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी ने उसे रणनीतिक साझेदारी का एक नेटवर्क बनाने में मदद की है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है और क्षेत्र में चीन की मुखर कार्रवाइयों के प्रति संतुलन के रूप में कार्य करता है। इन सुरक्षा परिणामों ने इंडो पैसिफिक में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चतुर्थ तकनीकी सत्र में हमारे विषय विशेषज्ञ और सह अध्यक्ष का आगमन हो चुका है। हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं श्री कीर्ति कुमार पांडे जी, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, संत तुलसीदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय कादीपुर सुल्तानपुर, तथा सह अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह जी, सहायक आचार्य प्राचीन इतिहास विभाग, संत तुलसीदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय कादीपुर सुल्तानपुर। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। हमारे सह अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार सिंह जी का मैं आपको परिचय कराना चाहूँगी कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं प्राचीन इतिहास विभाग में, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर में। आपने एमएड यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उसके पश्चात आपने पीएचडी की उपाधि धारण की। आपने 9 से ज़्यादा राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं कार्यशाला में भाग लिया है। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2030 के तहत प्राचीन इतिहास विषय के पाठ्यक्रम समिति के सदस्य हैं। आप उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के लिए प्राचीन इतिहास के ई कंटेंट निर्माण समिति के सदस्य के रूप में भी आप कार्य कर रहे हैं।
नई शिक्षा नीति 2020 ओरिएंटेशन प्रोग्राम के संचालक एवं संयोजक भी आप रहे हैं। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2018 के पर्यवेक्षक भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 तथा 2021 के पर्यवेक्षक के रूप में भी आपने कार्य किया है। आपको 2021 में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। आपको 2021 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान पत्र प्रदान किया गया है। आपको 2015 में उत्साह उद्दीपन इलाहाबाद द्वारा शिक्षा साहित्य तथा समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मान पत्र प्रदान किया गया है। आपकी 10 से ज़्यादा पुस्तकों का प्रकाशन तथा अध्याय लेखन हो चुका है। आप भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा अयोध्या का तीर्थ के रूप में विकास एक आलोचनात्मक अध्ययन पर प्रोजेक्ट कार्य भी कर रहे हैं। सर, आपका इस महाविद्यालय परिवार में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। इसी क्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित है श्री कीर्ति कुमार पांडे जी। आप संत तुलसीदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय कादीपुर सुल्तानपुर में राजनीति शास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आप 1 दशक से भी अधिक समय से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आप परास्नातक स्तर पर कई लघु शोध प्रबंधों के निर्देशक रहे हैं। आप ISBN युक्त कई पुस्तकों के अध्याय लेखक हैं। आपकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति विशेषज्ञ के रूप में भी है, जिससे संबंधित समसामयिक लेख विविध समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। वर्तमान में आपकी एक पुस्तक प्रकाशित है तथा 2 पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं। आपको राजनीति विज्ञान तथा समाज सेवा क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आप नई शिक्षा नीति के प्रायोगिक क्रियान्वयन के लिए मनसा वाचा कर्मा से समर्पित हैं। यह महाविद्यालय परिवार आपका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता है। अब मैं अपने पर्यवेक्षक रितिका त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगी कि हमारे विषय विशेषज्ञ एवं सह अध्यक्ष का स्मृति चिन्ह एवं महाविद्यालय की पुस्तकें देकर स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। शोध पत्र वाचन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण में BA पंचम सेमेस्टर की छात्रा सोनम सिंह। आप सभी को मेरा स्वागत करता हूं। सोनम सिंह BA पंचम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा विषय भारतीय विदेश नीति पूर्ण व्यापीकरण और संभावना। यह पेपर 1947 से लेकर आज तक की भारत की विदेश नीति का सर्वेक्षण प्रदान करेगा। इस 3 अलग-अलग ऐतिहासिक खंडों में विभाजित किया गया है। यह पेपर इस शुरुआती रुझानों और समय के साथ शुरू बदलावों के अंतर्निहित कारणों को समझाने का भी प्रयास करेगा। पहला खंड 1947 से 1962 से वर्तमान तक की अवधि से संबोधित है। दूसरा 1962 से 1971 तक की और तीसरा 1991 से वर्तमान तक की अवधि से संबंधित है। इन 3 खंडों का चुनाव मनमाना नहीं है। पहला काल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण से भारत की विदेश नीति का सबसे आदर्शवादी चरण था। दूसरा दौर 1962 के भारत के सीमा युद्ध में भारत की विनाशकारी हार के साथ शुरू हुआ। इस अवधि में प्रारंभिक आदर्शवाद से धीरे-धीरे बदलाव देखा गया, जो देश के विदेश नीति में तेजी से सहायक दृष्टिकोण को अपनाया गया। तीसरा चरण शीत युद्ध को समाप्ति और यथार्थवाद के सिद्धांत की किराए एक अधिक व्यापारिक
आप सभी को सादर प्रणाम। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वर्तिका यादव BA 5th सेमेस्टर की छात्र हूँ। मेरा आज का टॉपिक है भारतीय विदेश नीति के मूल्य तत्व पर स्रोत वाचन करने जा रही हूँ। भारतीय विदेश नीति के मूल्य तत्व राष्ट्रीय हितों की रक्षा, वैश्विक शांति और समृद्धि को बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की नीति पर आधारित है। यह नीति पंचशील के सिद्धांतों पर टिकी हुई है, जो शांतिपूर्ण अस्तित्व, संप्रभुता के सम्मान पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करती है। भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण में कूटनीतिकता शामिल है, जो शांति युद्ध के दौरान अस्तित्व में आई थी। इसका उद्देश्य था कि भारत किसी भी वैश्विक शांति समूह का हिस्सा न बने, बल्कि स्वतंत्र और तटस्थ रूप से अपने राष्ट्र हितों का पालन करे। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना पड़ोसी पहले नेवर रूट फर्स्ट नीति के तहत प्रमुख लक्ष्य हैं। आर्थिक कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ाई और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करना भी भारत की विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा है। भारत वैश्विक संस्थानों में सुधार के लिए भी प्रयासरत है, ताकि वे अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बन सके। समस्त रूप से भारतीय विदेशी नीति का उद्देश्य एक स्थिर, समृद्धि और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है, जिसमें भारत की भूमिका एक मजबूत और विश्वसनीय भागीदार की हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्तिका। अब शोध पत्र वाचन के अगले क्रम में कमलेश यादव जी, राजकीय महिला महाविद्यालय बरही, वो उपस्थित नहीं है। उसके पश्चात पुष्पवंत प्रताप यादव, राजकीय महिला महाविद्यालय बरही, ये दोनों उपस्थित नहीं है। शोध पत्र वाचन को आगे बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप PG कॉलेज जंगल भूषण के ही कॉमर्स विभाग के सहायक आचार्य नंदन कुमार शर्मा जी। Honorable Chair, my topic is India's Foreign Policy, Security Exchange Board of India and Indian Diaspora. SEBI is regulator of Indian capital market, which provides capital for corporate sector as well as government sector of India through shares, debentures and mutual funds. Prior to 2014, corporate and government sector requirements were fulfilled partially by foreign institutional investors, popularly known as FIIs. The Modi government introduced the Foreign Contribution Regulation Act in 2014 and later on amended it in 2019. The government has decided FPI arrangements by passing Foreign Portfolio Investment Act 2019. The act is to facilitate non-resident Indians, NRIs, overseas citizens of India, OCIs, and resident Indian to in a foreign portfolio investments citizens and residents Indians to invest in foreign portfolio investment subject to aggregate limit of less than 50%, with each NRI, OCI and resident Indians allowed to invest up to 25% by Indian diaspora. The Act also provides ample protection for foreign investors and safeguard from terrorism funding and money laundering. The findings of my research paper is, as per data revealed by Securities Exchange Board of India,
SEBI Bulletin 2033, there is a radical increase in foreign portfolio investment through Indian diaspora, which is non-resident Indians, NRIs and other outside citizens of India. The data in 2014, the foreign direct investment inflow was $9,199 million and portfolio investment were 226,103 million dollars, which is increased by introduction of the act in 2019, as foreign investment inflow is $12,590 million and foreign portfolio investment 2,48,147 million dollars. And remarkably, up to 2022, the foreign investment inflow increased to $17,644 million and foreign portfolio investment $2,65,667 million. Coming to the conclusion in a limited time, the Securities and Exchange Board of India has approved significant changes aimed at boosting investment in India by foreign portfolio investors route based in International Financial Service Centers, which is popularly known as IFSCs. According to new arrangements of government under SEBI, foreign portfolio investment operating from IFSCs can now aggregate up to 100% of their corpus from contribution by non-resident Indians, overseas citizens of India and resident Indians. On the basis of these facts, India's foreign policy into the context of Indian diaspora is definitely facilitated by SEBI and current government. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विषय विशेषज्ञ श्री कीर्ति कुमार पांडे जी से निवेदन करूंगी कि आज हम सभी का मार्गदर्शन करें। मैम ने अभी हम सबका परिचय दिया और मैं खुद भी कहना चाहूँगा कि हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो केवल ऋषि मनीषियों और विद्वानों के चिंतन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे विद्वानों के चिंतन के केंद्र में न केवल अपनी भलाई बल्कि संपूर्ण विश्व की भलाई को केंद्र में रखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस अमरवाद पर और इस चिंतन पर हमारी पॉलिसी बढ़ रही है और मैं कल से इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को लगातार देख रहा हूँ, ऑनलाइन माध्यम से भी देख रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब जो सामने मेरे सुधीजन बैठे हैं, श्रोतागण, वो बड़ी तल्लीनता के साथ अनुशासित भाव में हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इस संगोष्ठी का विचार मंथन के इस मंच का पूरा लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके प्रति मेरे मन में विशेष आभार है। विशेष आभार के इसी क्रम में मैं महाराणा प्रताप महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव सर और इस महाविद्यालय के आयोजक मंडल आयोजक डॉक्टर सलील कुमार पांडे सर का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा मंच तैयार किया जहाँ हम अपने विचार साझा कर सकें, मंथन कर सकें ऐसे विषयों पर जो आज का सबसे डायनेमिक टॉपिक है। हम कई सेमिनार में भी जाने का मौका मिलता है, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था और जिस तरह से सफलता रूप में आपने इसको आयोजित किया है, आप सब धन्यवाद, बधाई की बात है। विद्वत जनों के इस चतुर तकनीकी सत्र में मेरे साथ इस मंच पर आदरणीय प्रोफेसर घनश्याम
सर, जिनका सहयोग और मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहता है। यहाँ उपस्थित प्रतिवेदक और संचालिका अर्जुन गुप्ता, अर्चना गुप्ता और रितिका त्रिपाठी, ये दो लोग लगातार हमसे संपर्क में रहे और उन लोगों ने हमें प्रेरित किया कि हम लोग जल्दी इस संगोष्ठी में आए। आज भारत की जो विदेश नीति है वो एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसी पर चल रही है। भारत कोई 5000 साल पुरानी सभ्यता, भारत ऐसा देश है जिसे आध्यात्मिकता का भी केंद्र हम मान सकते हैं। भारत ऐसा देश है जहां एक बड़े युद्ध के बाद अशोक सम्राट ने संन्यास ले लिया। भारत की पृष्ठभूमि अत्यधिक घनाट है, संपन्न है। वर्तमान में जहां भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश अस्थिरता के दौर में है, जहां विश्व पटल पर महाशक्तियां आपस में उलझी हुई हैं, वहीं भारत डिसाइडिंग रोल में है और कहीं न कहीं विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने की स्टेटस में। मैं आज इसी विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक इस विषय पर जो ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, हमें पहले इस बात को समझना होगा कि भारत के ओरिएंटेशन में कहीं कोई बदलाव नहीं। नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर और आज तक हमारे ओरिएंटेशन में फर्क नहीं आया, हमारे काम करने के तरीके में अंतर आया, पॉलिटिकल विल में अंतर आया, लेकिन हमारे उद्देश्य, हमारी मंशा, हमारे लक्ष्य में परिवर्तन नहीं हुआ है। नेहरू जी के कार्यकाल में भी हमारा उद्देश्य विश्व महाशक्ति के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, मिलिट्री पावर के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना था, महाशक्ति बनने की हमने कैपेबिलिटी थी, हमने वो सारा सामर्थ्य था जो विश्व में अपना नाम, अपनी स्थिति दर्ज करा सके। अब प्रश्न ये है कि जब हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि 2019 से अब तक एक विशेष कालखंड को देख रहे हैं, तो हम इस बात को समझेंगे कि आखिर इस कालखंड में और पहले के कालखंड के ओरिएंटेशन में क्या कोई अंतर आया है, क्या कोई फर्क आया है? तो मेरा जवाब होगा नहीं, केवल फर्क आया है विचारों पर। पहले हम समाजवाद प्रेरित व्यवस्था को के अनुसार चलने पर अपनी मंशा व्यक्त करते थे और चलते थे, और आज हम उदारवाद की पॉलिसी पर अपना काम कर रहे हैं। हमारे काम करने के तरीकों में अंतर आया है। निश्चित तौर पर पहले हम गुटनिरपेक्ष, पंचशील ऐसे सिद्धांतों को अपना आधार बनाते थे, और आज हम मल्टी अलाइनमेंट और सबके साथ मिलकर चलने वाली नीति पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। इस पॉलिसी के चेंज में एक बड़ा जो मुझे लगता है कि अंतर है वो ये है पॉलिटिकल विल का, राजनीतिक इच्छा शक्ति का। ऐसा नहीं कि नेहरू जी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति के प्रवेश का, व्यक्ति की पृष्ठभूमि का फर्क पड़ता है। चूंकि ये विषय डायनेमिक विषय है, हमारी पॉलिसी परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है, हमारे उद्देश्य नहीं बदले हैं, हमारा लक्ष्य नहीं बदला है, बदला है हमारा काम करने का तरीका। जहाँ पहले हम किसी पर निर्भर होने की पॉलिसी पर चलते थे, आज हम आत्मनिर्भर होने की पॉलिसी पर चलते हैं। 2019 से पहले अगर मैं बात करूँ तो 2009 के बाद अगर विश्व में 2 बड़े ग्लोबल इवेंट हुए हैं, तो एक है कोविड और दूसरा है अमेरिका का अफगानिस्तान से बाहर जाना। ये 2 बड़े इवेंट हैं, और 2 इवेंट ने कहीं न कहीं दर्शाया है कि राष्ट्रों को अब अपने बारे में, अपनी निर्भरता के विषय पर विचार करना होगा। और ये हमारे ही स्तर से नहीं, विश्व की बड़ी महाशक्तियों ने भी इससे अपने चिंतन का आधार बनाया। अन्यथा अमेरिका का ये इंटरेस्ट नहीं होता कि वो अफगानिस्तान से बाहर चला जाता। इसी क्रम में अगर मैं इस पर भी मंथन करूँ और आपसे इस विचार को साझा करूँ कि वो कौन से बिंदु हैं जब हमें बदलाव दिखता है, हमें लगता है कि नहीं अब हम क्या बदलाव हमें आ रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि हमारी जो जियोपॉलिटिक्स है आज वो प्रभावी नहीं है। निश्चित तौर पर हमारी जियोपॉलिटिक्स जो लोकेशन और रिसोर्स पर आधारित होती है वो पहले भी महत्वपूर्ण थी, आज भी महत्वपूर्ण है,
पाकिस्तान और चीन हमारे लिए पहले भी कॉम्प्लेक्स पैदा करते थे और आज भी कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं। फर्क इतना है कि हम आज जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ जियो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दे रहे हैं। हम निवेश पर ध्यान दे रहे हैं, हम व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं, हम आर्थिक सहयोग संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि आज की सरकारें, आज का दौर केवल इकोनॉमी पर ही ध्यान दे रहा है, जियो पॉलिटिक्स पर नहीं ध्यान दे रहा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारे काम करने के तरीकों में, हमारी प्राथमिकताओं में अर्थव्यवस्था को प्राथमिक स्वरूप प्रदान किया गया है। क्योंकि हमें पता है कि अगर भारत को ग्लोबल लीडरशिप पाना है तो उसके लिए इकोनॉमी और मिलिट्री दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे इस नए परिवेश में जो दूसरा चीज़ मुझे लगता है वो ये हुआ है कि अगर मैं पहले की बात करूँ, 1991 एक बड़ा रेडिकल चेंज रहा है विदेश नीति में। क्यों? क्योंकि 1991 से ही भारत में उदारीकरण लागू हुआ और उदारीकरण ने कहीं न कहीं विश्व से हमें जोड़ने का काम किया, हमारी निर्भरता को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया। और रसिया जो मेरा हम लोगों का टाइम टेस्टेड फ्रेंड था, ऑल टाइम फ्रेंड था, उससे दोस्ती, उससे मित्रता आज भी हमारी उतनी है। केवल फर्क इतना है कि निजी प्राइवेट सेक्टर के प्रवेश न होने की वजह से उसके साथ हमारा अलाइनमेंट उस स्तर पर नहीं है जिस तरह से आज हो सकता था, इसकी संभावना थी। हमारा प्रभावी मित्र पहले यूएसए था, आज केवल इतना बदलाव है कि हमारा प्रभावी मित्र अमेरिकी बिरादरी है और अमेरिकी बिरादरी को कह दीजिए कि अमेरिकी एम्पायर है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, ये तमाम देशों का पूरा एक गुट है जो कहीं ना कहीं हमारे साथ है। मैं अगले इस अगर बात करूं अपने पॉइंट पर कि क्या भारत महाशक्ति के गुण नहीं, तो आकार से भारत में महाशक्ति बनने का जो तत्व था वो पहले ही मौजूद था। भारत में महाशक्ति आकार के कारण पहले से ही डिसाइड था। मुझे याद है कि एस जयशंकर की किताब है द इंडिया वे, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कारक लिखे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो चाइना आज इतनी अहमियत नहीं पाता और तब भारत का साउथ एशिया और मध्य एशिया से संपर्क भी अच्छा होता। उन्होंने दूसरी बात कही कि अगर 1991 का उदारीकरण पहले हो गया होता तो भारत आज ज़्यादा संपन्न देश होता। उन्होंने तीसरी बात कही कि न्यूक्लियर पावर में भी भारत ने देर से इन चीज़ों को अपनाया। अगर शायद पहले कहा होता, पहले ऐसे कार्य किए होते तो भारत ज़्यादा पावरफुल होता। बट मुझे लगता है कि ये मामला केवल एक स्तर का नहीं है, ये पॉलिटिकल विल का भी है, जहाँ पहले की सरकारों ने इस विषय पर कहीं न कहीं राष्ट्रीय दबाव को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव को झेला। वर्तमान सरकार चूँकि बहुमत में थी और उसकी विल इस मामले में ज़्यादा बेहतर थी तो उसने इस बातों पर ज़्यादा फोकस किया। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले के और आज में किस तरह के डायमेंशन में स्लाइड चेंज हमें देखने को मिलता है, जो सामान्यतः हम महसूस करते हैं कि जहाँ भारत पहले नैम और G77 के सदस्य के रूप में अपने सहभागिता दर्ज कराता था, आज भारत तमाम क्षेत्रीय बड़े ग्लोबल संगठनों में उसकी चली करने देती है। क्वाड, G7, G20 में उसने अभी लीडरशिप यानी अध्यक्षता की है। ये बड़ा बदलाव है और भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व है मौसम, मैं लगातार इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि इस देश पर गर्मी भी है, लेकिन भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम पर आपकी उत्सुकता इस निर्धारित तत्व पर हावी नहीं हो रही है और मैं इस बात को महसूस भी कर रहा हूँ। और मैं इस बात आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जब बदलते आयाम का जिक्र हो रहा है तो हमारी जो पॉलिसी चेंज हुई वो विचारधारा के स्तर पर भी हुई है। पहले हम समाजवाद और आज उदारवादी फ्रेम पर ज़्यादा अपने आप को पा रहे हैं, बड़े मल्टी फ्रेम पर हम अपने आप को देख रहे हैं, बड़ी पैराडाइम पर देख रहे हैं। और ये जो बदलाव है उसका एक उदाहरण मैं केवल दूंगा कि भारत जहाँ पहले लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया था 1991 में, वहीं उसने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। तो ये मेरा बताने के पीछे है कि हमारे जो पॉलिसी है उसके ओरिएंटेशन में चेंज नहीं हुआ है, केवल उसके काम करने के तरीके में फर्क आया है। और उसी का ये एक उदाहरण है कि जब हमने इस तरह की पॉलिसी को चेंज किया, जहाँ नई एक्ट पॉलिसी के तहत हमने 4C
जो कनेक्टिविटी, कॉमर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, इस पर वर्क किया है। और भारत को ये पता था कि हमारी अर्थव्यवस्था कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण पर है। और आज की तारीख में अगर आप कोविड की बात देखें तो आत्मनिर्भर योजना जैसे बड़े स्टार्टअप, बड़े प्लान, सरकार की नई पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति को ज़्यादा सक्षम बनाती है। मैं अगर बात कहूँ बड़े फोरम की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारत विश्व की बड़ी महाशक्तियों में शामिल है और उसके आयाम आज भी, उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल काम करने के तरीके और राजनीतिक इच्छा शक्ति में। धन्यवाद और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने सह अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार सिंह जी से आग्रह करूंगी कि वो हम सभी का यहाँ आकर मार्गदर्शन करें। गोरखनाथ की इस पावन भूमि को पहले सत नमन। आप सब इस रज भूमि पर नित्य प्रति चलते हैं, इसलिए वह पावनता, पवित्रता आप सब में रम रही है, इसलिए आप सबको भी अभिवादन, प्रणाम। मैं विलंब से पहुंचा, अपने निर्धारित समय से 10 मिनट विलंब ही रहा, इसके लिए खेद है। आदरणीय मंच अध्यक्ष महोदय से भी मैं पहले ही अनुरोध कर लिया कि सर विलंब से हो, और औपचारिक रूप से भी मंच से मैं उनसे खेद व्यक्त करता हूँ। सामान्यतः रास्ते का अवरोध था, इसलिए हम लोग थोड़ा विलंब। आपके साथ मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है, आपका आभार। विशेषज्ञ के रूप में मंच पे साथ में है भाई कीर्ति जी, आपने उनके विचार सुने और उनके आलेख को सुना। प्रतिवेदक महोदय और संचालक महोदय दोनों के प्रति आभार, और दोनों लगातार कम्युनिकेशन करते रहे, इसके लिए और भी आभार। बल्कि मैं रास्ते में ये कह रहा था कि देखिए, हर सेमिनार में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो एक चीज़ मिल रही है कि जो कम्युनिकेशन है वो लगातार है, ताकि कहीं भी रास्ता भटकने का किसी को अवसर न मिले। आप लोग चौथे सत्र में भी इतनी संख्या में राष्ट्रीय संगोष्ठियों के लिए एक बदलता हुआ आयाम है। इस सत्र में जुलाई से अब सत्र आरंभ हो रहा है, तो इस सत्र में मैं कहूँ कि अब पहली संगोष्ठी है जहां मैं चौथे सत्र में भी इतनी संख्या में देख रहा हूँ, इसलिए सभी जो प्रतिभागी हैं वो साधुवाद के पात्र हैं। आयोजन मंडल, आयोजन पूरी समिति, माननीय प्राचार्य जी को और उनकी पूरी टीम को साधुवाद। एक ऐसे विषय पर उन्होंने संगोष्ठी आरंभ की। विषय की गंभीरता को यूं समझिए कि विदेश नीति के संदर्भ में एक पंक्ति बदलने के लिए कई दशक लगते हैं, और आपने आधा दशक से कम अंतराल पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय रखा है। 2019 से अब तक क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी और उसमें विचारकों के विचार आलेख ले लेना अपने आप में मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी चुनौती है। विदेश नीति को जानने वाले या राजनीति विज्ञान के जो सामान्य विवेक वाले भी प्रतिभागी होंगे, उन सब के लिए एक सामान्य बात होगी कि हम विदेश नीति की जो अवधारणा पकड़ते हैं, एक देश का अन्य देश के साथ संबंध बनाने का क्या वैचारिक आधार है। नीति का संबंध उसके विचारों से है, और वो विचार क्रियान्वयन पक्ष की तरफ जाते हैं तो वो एक्शन मोड में दिखाई देते हैं। और इन सब विचारों का एक मात्र आधार होता है कि हम अपने देश, अपने राष्ट्र की समृद्धि करें। किसी भी देश की विदेश नीति उस देश के राष्ट्र की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है।
और 2019 से पहले अगर बात करें तो भारतीय विदेश नीति में एक नया शब्द कॉइन किया गया, डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने यह शब्द लाया, डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट, यानी विदेश नीति को अपने देश की उन्नति का, अपने देश की समृद्धि का आधार हम कैसे बनाएं, इस सरकार ने चिंतन का एक नया फलक विकसित किया। विश्व में अपने देश का प्रभाव कैसे जमाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, और किसी भी देश का जितना ही प्रभाव विश्व में स्थापित होता है, उस देश के नागरिकों का सम्मान, उस देश के नागरिकों की गरिमा दूसरे देश में उतनी ही बेहतर होती है, या यूं कहे कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू दूसरे देश में उतनी ही अधिक होती है, हम अपनी विदेश नीति को कितनी घनिष्ठता और कितनी गंभीरता से संचालित कर पाते हैं। ये विदेश नीति का सैद्धांतिक आधार है, और इस सैद्धांतिक आधार का प्रदर्शन, उसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे सत्ता संचालक कैसे। अगर हमारे सत्ता संचालक डेडिकेटेड है, एक्शन मोड में है, 24/7 लगातार काम करने वाले हैं, तो विदेश नीति का फ्लोरिश भी आम जनमानस में उसी तरह से दिखेगा। और यदि एक कोई शॉर्ट टर्म लेकर के कार्य करने वाले होते हैं तो विदेश नीति उसी तरह से दिखाई देती है। एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं, विदेश नीति आम जनजीवन में कभी चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन जब से इस सरकार ने अपने विदेश नीति का तंत्र फैलाया है, चाय पर भी चर्चा करते समय हम विदेश नीति की चर्चा करते हैं। यूक्रेन में हमारी क्या पॉलिसी है, यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट किस तरह से चले आए, और भारतीय ध्वज के बीच में छिप करके पड़ोसी देश के भी छात्र किस तरह से भारत माता की जय बोलते चले आए, गांव के चौराहे पर बैठ करके भी चर्चा होती है। अर्थात भारत की विदेश नीति अब केवल दिल्ली या बड़े बड़े प्रतिष्ठानों तक ही सीमित नहीं रह गई, वो आम जनजीवन में धीरे धीरे घुलती चली जा रही है। विदेश नीति का जो 2019 के बाद बदलाव का कोई बिंदु दिखेगा, कहीं भी बदलाव देखेंगे तो कोई एक बिंदु होगा जहां से हम ट्रेंड चेंज देखते हैं, तो 3 चेंज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, 3 माइलस्टोन दिखाई देते हैं, जहां से हमारी विदेश नीति को एक नए स्वरूप में पहचानने का अवसर मिलता है। पहला तो कोविड संकट, जिसका संकेत भाई ने किया। दूसरा, एक ऐसी सरकार जो पहले जीती थी, फिर जीत करके एक अपनी सरकार बनाती है, और उससे भी अधिक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, सबको राष्ट्रवादी बनाने का प्रयत्न करती है, यानी पूर्ववर्ती सरकार की पुनर्सत्ता, और वह भी प्रचंड बहुमत से, यह भी विदेश नीति को प्रभावित करने का एक बड़ा कारण मिलता है। तीसरा बड़ा फैक्टर जो आता है, वो हमारे घरेलू नीति को भी प्रभावित किया और हमारी विदेश नीति को भी प्रभावित किया, वो धारा 370। और भी तमाम चीजें हैं जिसने विदेश नीति को प्रभावित किया। हम ये 3 माइलस्टोन लेते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हमारी विदेश नीति 2019 के बाद किस तरह से ट्रेंड चेंज करती है, और जब चेंज करती है तो बदलाव किस दिशा में जाता है। सबसे पहले रूल मेकर बनने की जो इच्छा है वो हमारी स्पष्ट रूप से दिखाती है। दुनिया में भारत की अब स्थिति नियम बनाने वालों की है, बनाए हुए नियम को फॉलो करने वालों की नहीं है। चाहे वो विश्व बैंक की व्यवस्था हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की व्यवस्था हो, चाहे वो G20 की व्यवस्था हो, चाहे वो G7 की व्यवस्था हो, चाहे वो आसियान की व्यवस्था हो, चाहे जो व्यवस्था इंटरनेशनल फोरम पर हो, यहाँ तक कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम नहीं बैठते, वहाँ भी हमारी बात को सुना जाता है और हमारे विचार, हमारे प्रस्ताव के अनुसार नीति बनाने का कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य किया जाता है। दूसरा, ग्लोबल गवर्नेंस में हमारी भूमिका। आज पूरी दुनिया में जितना भी गवर्नेंस डेवलप किया जा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान का मैटर हो, चाहे वो मध्य एशिया का मैटर हो, चाहे वो फिलिस्तीन और सीरिया का मैटर हो, चाहे वो इसराइल का मैटर हो, यहाँ तक कि सब देख रहे हैं यूक्रेन के मैटर में हमारे गवर्नेंस की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। एक प्रतिपक्षी कह रहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए, आज की न्यूज है, 8 बजे की न्यूज है, आते समय रेडियो पर मुझे सुनाई दी, इस समय रूस के एक प्रतिनिधि ने कहा है इस समस्या के समाधान में भारत की अहम भूमिका होगी। तो ग्लोबल गवर्नेंस में जो हमारी भूमिका बढ़ती जा रही है, ये हमारे बदलाव को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। और दूसरा, अब हम विश्व के साथ तो हैं ही, बट विश्व मंच पर नेतृत्व करने वाले हैं। हम जहां भी जा रहे हैं, जहां भी हमारा क्षेपण या प्रक्षेपण हो रहा है,
हम केवल दर्शक की भूमिका में नहीं है या फोटो सेशन की भूमिका में नहीं है, बल्कि हम नेतृत्व की भूमिका है। और इन सारी चीजों को अगर देखने का प्रयत्न करें तो हम एक एक उदाहरण लेकर के बात करते हैं। सोमालिया एक बहुत छोटा सा देश है, अदन की खाड़ी और अरब सागर से पार लाल सागर के रास्ते की तरफ पड़ता है, जहां समुद्री डकैतों का बड़ा दबाव रहता है। और वो आज से नहीं, इतिहास से पड़ा है। उस समुद्री डकैतों को लाल सागर और आगे चल करके स्वेज नहर का पूरी दुनिया में विवाद दिखाई देता है। स्वेज नहर पर नियंत्रण करने का प्रयत्न सब करते हैं, लेकिन सोमालिया के डकैतों पर नियंत्रण करने के लिए अगर किसी मिशन ने कार्य किया तो भारतीय नौसेना के मिशन ने कार्य किया है। यह बताता है कि हमारा गवर्नेंस और हमारी विदेश नीति का प्रतिपक्ष है, हमारा फलक कहां तक फैला है कि हम शांति स्थापना के लिए, वह भूमि चाहे भारत की हो चाहे विश्व के किसी भी भूभाग की बात हो, अगर वहां शांति स्थापना की बात आती है तो हम अपने दल बल के साथ पहले से विद्यमान। यूक्रेन संकट में हमारी किस प्रकार की भूमिका लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसको आप सब जानते हैं। G20 का सम्मेलन हुआ, G20 के सम्मेलन में G20 के अब तक के जितने सम्मेलन हुए, अगर उन सब की कदरों को एक तरफ कर दें और G20 का जो भारतीय सम्मेलन हुआ उनकी कदरों को एक तरफ कर दें, तो शायद भारत में अखबारों की कदरों का वजन अब तक के सभी G20 के वजन से भारी हो जाएगा। G20 में जितने इवेंट्स भारत में किए गए, जितनी सहभागिता भारत में की गई, G20 की जितनी चर्चा भारत में की गई, उतनी G20 की चर्चा किसी अन्य आयोजन में नहीं हुई। एक और दिखाई देता है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता है वो ये है कि दो विरोधी तत्व लगे हुए थे। चाइना एक तरफ खड़ा हुआ था, यूरोपीय संघ एक तरफ खड़ा हुआ था, रूस एक तरफ खड़ा हुआ था। एक ट्रायंगुलर तनाव में G20 हो रहा था। ऐसे ट्रायंगुलर तनाव में किसी प्रकार का अंतिम ड्राफ्ट प्रस्तुत करने लेना और उस ड्राफ्ट पर सबकी सहमति बना लेना किसी भी आयोजक के लिए बड़ी चुनौती थी। और अंततः G20 समाप्त होने से एक दिन पहले सबकी समान सहमति का ड्राफ्ट आ गया, जो G20 की सफलता ही नहीं, भारत की विदेश नीति की सफलता का एक अद्वितीय उदाहरण दिखाई देता है। दूसरा एक छोटा सा उदाहरण है और ये बहुत इंटरेस्टेड उदाहरण है, हो सकता है आपके संज्ञान में आया हो, UPI। हम सबके मोबाइल में UPI है, लेकिन मैं आपको एकदम करेंट डाटा बता दूं, UPI का अगर 1% वृद्धि होती, 1% UPI डेवलपमेंट होता है तो भारत की GDP में 0.03% का परिवर्तन दिखाई देता है। 1% UPI बढ़ती है तो भारत की GDP का 0.03% डेवलपमेंट दिखाई देता है। हमारी विदेश नीति में, जैसा कीर्ति जी ने कहा कि अब हम केवल जियोपॉलिटिक्स तक ही सेंट्रिक नहीं है, बल्कि हम जियो इकोनॉमिक्स को भी बड़ा महत्व देते हैं। तो हम कैसे अपनी नीति को विदेश नीति में इंट्रोड्यूस करके अपनी समृद्धि कर रहे हैं। UPI, आज फ्रांस UPI अपनाने के लिए प्रयत्नशील है, जापान जैसे देश UPI पर कार्य कर रहे हैं भारत के साथ मिलकर के। और सबसे मजेदार बात है, एक ऐसा छोटा सा देश जहां इंडिया अगेंस्ट का नारा लगा करके सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां राष्ट्रपति जीता भी, क्विट इंडिया का नारा लगा और आकर के अभी अगस्त में भारत में पहला समझौता किया कि भारत के UPI सिस्टम को हम अपने देश मालदीव में अपनाएंगे। तो दुनिया का कोई भी देश हो, कहीं भी हो, हम अपने तंत्र के माध्यम से, अपने संसाधनों के माध्यम से अपनी नीति का प्रोजेक्शन करते हैं और उसे अपनी समृद्धि का आधार बनाते हैं। और हम ऐसा क्यों कर ले रहे हैं? 2019 या उससे जस्ट 5 साल पहले की जो सरकार है, उसका एक घोषित नारा है नेशन फर्स्ट। हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है और सुनने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि भारत में जो भी पैदा हुआ होगा 1947 से लेकर आज तक जिसने भी भारत की धरती पर कदम रखा होगा, उसकी रग में जरूर होगा नेशन फर्स्ट। हम ये दावा केवल सरकार के लिए नहीं दे रहे, लेकिन सरकार ने प्रोजेक्ट किया है नेशन फर्स्ट। सरकार ने एक और काम किया है, हम जहां जाते हैं वहीं भारत बना लेते हैं। हम जहां जाते हैं, भारत सिर्फ भारत भूभाग तक अब सीमित नहीं रह गया है, भारत राष्ट्र के रूप में बड़ा व्यापक है। और राजनीतिक विज्ञान के जितने विद्यार्थी होंगे वे सब जानते हो, राष्ट्र की सीमाएं देश की सीमाएं से बहुत दूर होती हैं। राष्ट्र सीमाबद्ध क्षेत्र नहीं है, देश सीमाबद्ध हो सकता है, स्टेट सीमाबद्ध हो सकता है, नेशन सीमाबद्ध नहीं है। हम जहां जाते हैं वहीं एक राष्ट्र बना लेते हैं। आपका प्रधानमंत्री जहां जाता है वहीं भारतवंशियों का एक जमावड़ा बना लेता है।
अब तक था डिस्कवर योर रूट। देखिए कैसे मनोवृत्तियों में चेंज आया। अब तक भारत की पॉलिसी थी डिस्कवर योर रूट। जो अनिवासी भारतीय थे या जो प्रवासी भारतीय थे या जो भारतवंशी थे, उनके लिए हमारी एक पॉलिसी थी डिस्कवर योर रूट। अगर आप अपने देश से या आपके पूर्वज पहले से यहाँ गिरमिटिया के रूप में विदेश चले गए हो, वहीं बस गए हो, तो आप अपनी जड़ों को खोजिए। कौन खोजे? वह खोजे जिसकी 10 पीढ़ी पहले यहाँ से पराई हो चुकी है। आज हमारी सरकार है, आज की पॉलिसी क्या है? आप खोजिए नहीं, हम आपको खोजते हैं। आप जिस देश में हैं, मैं वहीं जाऊंगा और वहीं भारतवंशियों से एक संवाद करूंगा। आप देखें, आपका प्रधानमंत्री हो, जहां भी जाता है भारतवंशियों का एक संवाद अनिवार्य है। भारत के विद्यार्थी होंगे, अनिवासी भारतीय होंगे, एनआरआई होंगे, ओवरसीज नागरिक होंगे या जो भी भारत से जुड़े हुए लोग होते, उनसे संवाद करता है और वो पूरा एक लघु भारत बन करके तैयार होता है। तो हम जहां जाते हैं वहीं भारत बना लेते हैं। दूसरा संकल्प है विश्व मानवता और देश हित, दोनों एक साथ। हम विश्व मानवता का भी बात करते हैं और भारत के हित के साथ तनिक भी समझौता नहीं करते, दोनों एक साथ निभाते हैं। यूक्रेन संकट आप देख रहे हैं, एक तरफ यूक्रेन है, दूसरी तरफ रूस है। राजनीति की एक पहली परिभाषा है क्या? शत्रु का शत्रु मित्र होता है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, ये पॉलिटिकल साइंस की पहली परिभाषा है। लेकिन हमारे लिए रूस भी मित्र है और यूक्रेन भी मित्र है। हमारा प्रधानमंत्री रूस को भी गले लगाता है, यूक्रेन को भी गले लगाता है, तो दोनों को गले लगाता है, दोनों से युद्ध बंद करने की अपील करता है। ये मानवता है, दोनों को गले लगाना हमारा राष्ट्रीय हित है। हम दोनों को गले लगाते हैं और विश्व मानवता के लिए अब समय युद्ध का नहीं है, अब समय वार्ता का है, ये उद्घोष भी करते हैं। एक चीज और है, जब कभी ऐसा होते हुए टकराव की स्थिति आती है तो हम टकराव से बचते नहीं, हम टकराव से बचते नहीं हैं, तनाव बढ़ाते हैं और इस तनाव को सुलझाव तक ले जाते हैं। चाहे वो गलवान घाटी का मैटर रहा हो, चाहे चीन के साथ किसी मुद्दे की बात रही हो, चीन या कोई भी पड़ोसी देश यदि हमसे या हमारी विदेश नीति से टकराता है तो हम फेस नहीं बचाते हैं, पूरे सीना तान कर उसके सामने खड़े होते हैं और खड़े होकर के समाधान होने तक वार्ता करते रहते हैं और वार्ता करके समाधान लाते हैं। हम टकराव से बचते नहीं, तनाव से सुलझाव की ओर मुद्दों को ले जाते हैं। यह सब कुछ विदेश नीति आज जनमानस में इसलिए घुलती चली जा रही है कि भारतीय विदेश नीति का जो तत्व आया उसने संस्कृत को बड़ी प्रखरता से समझा और उसे प्रक्षेपित करने का प्रयास किया। जो हमारी कल्चर है वो दुनिया के सामने आए। तो मैं हो सकता स्लाइड तो दिखी रही, दो बिंब आपके सामने दिख रहा है, तो 3 रहा है। जो तीसरा बिंब है वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, इस वाक्य को लेकर के G20 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हुआ और हमारे एक पड़ोसी देश ने इस लाइन पर आपत्ति की कि G20 की आधिकारिक भाषा में हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, इसलिए इस वाक्य को हटा दिया जाए। लेकिन हमारी विदेश नीति का यह दम रहा कि वसुधैव कुटुंबकम यह ध्येय वाक्य बना रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा प्रोजेक्शन है हमारा विदेश नीति का, एक जो कल्चरल प्रोजेक्शन दिखाई देता है, चाहे वो विदेश मंत्री हमारा है, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री है, चाहे वो हमारा रक्षा मंत्री है, किसी भी अतिथि से मिलता है तो उसके पास में कोणार्क चमकता है। आपको याद होगा G20 का यह दृश्य। और तीसरा दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा है, हो सकता है फेड हो, एक तरफ हमारा राष्ट्रपति है और एक तरफ हमारा प्रधानमंत्री है और 2 विदेशी अतिथि हैं और उनके पीछे हमारा प्राचीन ज्ञान आलोकित हो रहा है जिसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी तभी से हम लोगों ने आइडिया बना लिया कि इसका पुनर्निर्माण होना है। विदेश नीति वहाँ फ्लोरिश हो रही है और उस विदेश नीति से नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में डेवलप हो रहा है। यह विदेश नीति वहाँ भी उन्नति करती है और अपनी घरेलू नीतियों को भी बेहतर करने का प्रयास करती है। एक और सिंबल हमारे पास है, हम युद्ध के नहीं हैं, बुद्ध के। यह अभी अभी यूक्रेन में दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा स्लोगन है, हम युद्ध देश, हमारे देश में युद्ध नहीं है, हम बुद्ध के देश के हैं। बुद्धि की वह धरती है, बुद्ध ही वह हो सकता है जो दोनों शत्रुओं को गले लगा सकता है। बुद्ध अपने जीवन काल में, चाहे वो प्रसेनजीत रहे हो, चाहे वो
वत्सराज उदयन रहे हो या कोई अन्य रहे हो, चाहे वो उनका चिर शत्रु ही क्यों न रहा हो, उसे भी गले लगाते थे। किसी से किसी प्रकार की शत्रुता नहीं, लेकिन अपने सिद्धांत अपने ही सर्वोपरि रखते हुए हम सबको गले लगाते हैं, सबका कल्याण करने का प्रयत्न करते हैं। एक तरफ यूक्रेन का राष्ट्रपति भी हमसे गले लग सकता है और दूसरी तरफ जिस पर युद्ध का आरोप है रूस का राष्ट्रपति भी हमसे गले लग सकता है। हम बुद्ध के हैं, युद्ध के नहीं हैं। और एक कोइंसिडेंट है, यह धरती की बुद्ध की, बुद्ध का पूरा उपदेश पूरा प्रचार इसी क्षेत्र में हुआ है। यह पावन धरती जिसे बुद्ध ने अपने ज्ञान से सिंचित किया, आगे चल करके गोरखनाथ और मछेंद्रनाथ के ज्ञान ने या हठ योग ने इसे आलोकित किया। उस धरती पर हम सबको अपने विचार विनिमय करने का अवसर मिल रहा है। एक अच्छी बात है, निसंदेह हम सब के लिए सौभाग्य है। और हमने अपनी बात यहीं से शुरू की थी कि आज विदेश नीति का फलक जो सबसे परिवर्तित दिखाई देता है वह विदेश नीति चौपाल का विषय हो गई है। विदेश नीति केवल संयुक्त राष्ट्र का विषय नहीं रह गई, केवल संसद का विषय नहीं रह गई, वह हमारे घरों में, हमारे चौपालों में, हमारे स्कूलों, हमारे कॉलेजों में लगातार इस बात पर चर्चा होती है कि आज मोदी कहाँ है, आज हमारा प्रधानमंत्री कहाँ है और किससे मिल रहा है। यह निश्चित रूप से विदेशी नीति का लोकतांत्रिकरण है और भारत में लोकतंत्र के सबल होते जाने का उदाहरण है। और यह सब कुछ क्यों है और इन सब का परिणाम क्या निकला? इन सब का परिणाम भी निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ भारत होते जा रहे हैं। जहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ भारत प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी हम सच्चे अर्थों में भारतीय होते जा रहे हैं, सच्चे अर्थों में हमारी विदेश नीति भारतीय होती जा रही है। आपने सुना, बहुत बहुत शाबाश। अच्छे उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन बिंदु प्रोफेसर घनश्याम शर्मा जी। भारतीय वैश्विक परिषद नई दिल्ली इस सौजन्य से नियोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के चतुर्थ सत्र में मेरे साथ मंच पर अध्यक्ष के रूप में विराजमान डॉक्टर सतीश चंद्र जी, विषय विशेषज्ञ के रूप में जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ विदेश नीति के नए आयामों को जोड़ते हुए उसको पारदर्शी तरीके से जिन्होंने प्रस्तुत किया, डॉक्टर किरण कुमार पांडे जी, बहुत बखूबी आज के सत्र की संचालिका डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी और रिपोर्टियर सुश्री रीतिका त्रिपाठी जी, इस चतुर्थ सत्र में बैठेंगे महाविद्यालय के प्रबुद्ध शिक्षकगण, प्यारे छात्र छात्राओं, अधिष्ठता कर रहा हूँ, अधिष्ठता इस मुतल्लिक कर रहा हूँ कि अमरकंटक से करीब 1 हफ्ते पहले महाराजगंज आया अपने निवास स्थान पर। आँख का ऑपरेशन कराना था, कॉन्सेंट्रेट था इस सेमिनार में आने के लिए, लेकिन जब आपकी चेकिंग हुई तो डॉक्टर ने कहा बहुत बुनियादी चेकिंग हो चुकी है, आपको ऑपरेशन करा लेना ही श्रेयस्कर है। 3 दिन पहले मेरे लेफ्ट राइट साइड का ऑपरेशन हुआ, उसमें लेंस पड़ा हुआ था, लेकिन ये संगोष्ठी जो विद्वतों से पूर्ण था, तमाम शोध पत्र जो भारतीय विदेश नीति के नए आयामों पर आयोजित किए गए थे, एक लालच भी था कि शायद कुछ नई चीज मिल जाए। इस नाते एक राजनीति शास्त्री होने के नाते एक ललक भी थी, उस ललक ने मुझे आपके बीच मिलाने का आने का ये मौका मिला। डॉक्टर ने मना भी किया था एक आध हफ्ते तक कुछ ज़्यादा बोलने के लिए, लेकिन आया हूँ तो कुछ कहा के जाऊँगा निश्चित तौर पर। मित्रों, सबसे पहली बात मैं आज के विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति कुमार जी के उस वक्तव्य से शुरू करता हूँ। डॉक्टर कीर्ति कुमार जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता
के पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद जब नेहरू युग का सूत्रपात होता है, प्रधानमंत्री के रूप में जब नेहरू जी आए और उनकी पूरी टीम भारतीय विदेश नीति और उनकी विशेषताओं की बात जब आई, तो एक एक चीजें चुन चुन करके भारतीय विदेश में समाहित किया। और आज उसी एक एक विशेषताओं पर हमारी वर्तमान सरकार, चूंकि आपका पूरा इस संगोष्ठी 2019 से लेकर के टुडे आज तक की बात करता है और उस पर पूरा का पूरा संगोष्ठी नियोजित है। निश्चित तौर पर कोई नई चीज हमने भारतीय विदेश नीति में नहीं जोड़ा, हम उन्हीं नीतियों को, उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं विशेषताओं को अंगीकार किया और अंगीकार करके सिर्फ एक चीज उसमें हमने समाहित करने का प्रयास किया, वो ये कि जो विशेषताएं थी उसको हमने व्यवहारिक रूप देने का काम किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अमल में लाने का काम किया और एक नई सोच, एक नई दिशा देने का प्रयास किया। एक एक चीजों पर, चाहे वो गुणनिरपेक्षता की बात हो, चाहे वो पंचशील की बात हो, चाहे अन्य जो चीजें हैं, उन सारी चीजों पर गंभीरता से प्रयास किया। और जो सबसे बड़ा काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में, कि जो अंतरराष्ट्रीय फलक था, उस अंतरराष्ट्रीय फलक में एक मित्रवत संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। जो हमारे मित्र राष्ट्र नहीं थे, जिनसे सुदूर तक, मैं नहीं कह सकता मित्र राष्ट्र नहीं थे, लेकिन जिससे दूरियां थी, उन दूरियों को कम करने का भी प्रयास उन्होंने किया। आप देख रहे हैं, कभी यूक्रेन की यात्रा, कभी कहीं और देश की यात्रा। इन यात्राओं के पीछे एक मंतव्य था, एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य ये था कि वहां की यात्रा के बाद, जाने के बाद, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री और वहां के अन्य जो पदाधिकारी श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे मिलजुल करके अपनी बात को रखना। और इसी बहाने जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा भारतीय विदेश नीति का और आदरणीय मोदी जी का, वो ये था कि जिस किसी विदेश में जाते थे, वो भारतीय समुदाय के लोगों को एकत्रित करके उनसे मिलने का काम किया। उससे भी अन्य देशों के लोगों को लगा होगा भारत की जो एकता है, उसकी जो समृद्धशीलता है, उसकी जो चिंतनशीलता है, वो यहाँ भी कायम है। ये साथ ही 2019 से लेकर के और आज तक की विदेश नीति रिमार्केबल है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस बात का हम उन्हें बधाई देते हैं कि उन्होंने जो मित्रवत व्यवहार करके मित्र राष्ट्रों के साथ जो संबंध स्थापित करने का काम किया, इससे निश्चित रूप से हमारी विदेश नीति सुदृढ़ हुई है। और जो तमाम राष्ट्र हैं जिनका निगेटिव अप्रोच भारत के प्रति रहा होगा, वो कम हुआ है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। हम, आप देखते होंगे, एक ह्यूमन नेचर है, एक मानव स्वभाव है कि जब हम किसी से क्लैश करते हैं, जब हमारे और किसी व्यक्ति के बीच में क्लैश होता है, तो जब हमसे बातचीत बंद करते हैं तो दूरियां बढ़ती हैं। चाहे वो पारिवारिक परिदृश्य में आप देखें और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आप देखें, निश्चित रूप से वो दूरियां बढ़ती हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ करके, एक कदम आगे बढ़ करके, उनसे मिलजुल करके, उनसे बातचीत करके, उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करके, भाईचारे का व्यवहार करके जब उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो मनमुटाव कम होता है। और निश्चित रूप से ऐसा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की विदेश नीति को समृद्ध बनाने का काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इस बात की पुष्टि हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति कुमार जी ने भी किया है, मैं उनसे इस बात से इत्तेफाक। डॉक्टर सतीश कुमार जी ने तो बड़ी बिल्कुल बेबाक टिप्पणी करते हुए तमाम चीजों पर उन्होंने टिप्पणियां की, जो सार्थक भी है और समीचीन भी। सार्थक इसलिए है कि आपको सब कुछ हो रहा है। निश्चित तौर पर एक उदाहरण जो उन्होंने दिया कि बांग्लादेश को भी आपने देखा, जहां ना जाने विदेशी ताकतों के माध्यम से या अंदरूनी, चाहे जैसे रहा हो, युवाओं को प्रेरित करके और वहां पर सत्ता विमुख कर दिया गया। वहां के आदरणीय प्रधानमंत्री को भारत भाग करके भारत आना पड़ा। अन्य कोई देश नहीं था, उनका विश्वास था भारत के प्रति, वहां के प्रधानमंत्री का, कि वहां मुझे संरक्षण मिल सकता है। और वह संरक्षण भारत ने उनको रख करके कायम किया, विदेशों की निगाहों में स्थापित करने का काम किया कि भारत जब कोई किसी संकट में होगा, भारत हमेशा उसकी रक्षा के लिए, उसके साथ मित्रवत व्यवहार के लिए तैयार है। ये हमारी विदेश नीति। हमने हमेशा कटुता के भाव से किसी भी राष्ट्र के साथ कभी कोई संबंध स्थापित करने का काम नहीं किया। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और मैं समझता हूँ ये सोच आगे भी कायम है। और उसी का परिणाम है कि सिर्फ एक टर्म नहीं, दूसरा टर्म भी हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेकर के जा रहे हैं, जहाँ सरकार बनाने में सक्षम और समर्थ। इस तरीके से भारतीय विदेश नीति की हम जितनी भी
प्रशंसा करें वो बिल्कुल कम है। एक बात अंत में अपनी बात को समेटते हुए मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा कि भारतीय विदेश नीति के जो मूल आधार है, मूल तत्व है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो एसेंशियल एलिमेंट्स मौलिक है। और जब भारत का संविधान बना उनमें जिन चीजों का उल्लेख किया गया, जो भारतीय विदेश नीति निर्धारित हुई, वो मूलतः वही है, सिर्फ उसमें उसको निखार लाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और 2019 के बाद इधर उसमें कुछ ज्यादा निखार आया है। हमने उसको और साफ सुथरा करने का प्रयास किया है, उसको व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया है, और यही कारण है कि हम उसे बदलते हुए आयाम के रूप में देख रहे हैं। अंत में अपनी बात को समेटते हुए हम आज के इस सत्र के अध्यक्ष होने के नाते मैं कहने के लिए हकदार भी हूँ कि इस सत्र में कुल 7 शोध पत्र पढ़े गए। मैं अपनी बेटियों से, अपने छात्रों से इस बात के लिए उन्हें प्रेरित करता हूँ कि जब कोई शोध पत्र आप लिखें तो समसामयिक और विषय को केंद्र में रख करके उसको लिखने का प्रयास करें। आपका प्रयास सार्थक रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई प्रयास हो सकता है, लेकिन ये प्रयास आगे जारी है। और दूसरी, जब इस तरीके की कोई संगोष्ठी महाविद्यालय में हो या अन्य किसी महाविद्यालय में हो, जब अपने शोध पत्रों के साथ आप जाएं तो उन्हें मुस्तादी और विश्वास के साथ जाएं, निश्चित रूप से उसको आप प्रदर्शित करने में सक्षम और समर्थ हो सकते। अंत में मैं कैसे अपने को मना सकूं कि मंच कितना समृद्ध मेरे साथ, जहां विशेष सचिव के रूप में डॉक्टर पांडे, साध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सतीश चंद जी, और अच्छी संचालिका के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाली अर्चना गुप्ता जी, और रिपोर्टियर जो भी चुपचाप से बैठी हैं, अपनी रिपोर्टिंग को समृद्ध बनाने के लिए बिल्कुल सतत प्रयत्नशील हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि सत्र का जो रिपोर्ट आएगा वह अन्य सत्रों की तुलना में हो सकता है श्रेष्ठतम साबित हो। एक बार मंच का पुनः धन्यवाद। मैं अपने अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहूंगी कि वो इस चतुर्थ तकनीकी सत्र के समापन की घोषणा करने की मुझे आज्ञा प्रदान करें। तो इसी के साथ इस चतुर्थ तकनीकी सत्र के समापन की घोषणा की जाती है।